हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आपके समक्ष एक नया विषय ग्रामर का लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। क्रिया क्रिया जो है हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। कोई भी वाक्य बिना क्रिया के अधूरा नहीं होता। राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है, इसमें खेलता है क्रिया है। नैना रोज स्कूल जाती है क्रिया है। मनोज ने अच्छा गाना गाया था, क्रिया है। क्रिया का एक अर्थ कार्य करना होता है। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता। इसे भी व्याकरण का एक विकारी शब्द माना जाता है, अर्थात इसमें बदलाव होते रहते हैं। इसका रूप लिंग वचन के और पुरुष के कारण इसके रूप भी बदलते हैं। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हो चुका है या भविष्यकाल में होगा। क्रिया का निर्माण धातु से ही होता है। जब धातु में ना लगा दिया जाता है तब वह क्रिया बन जाती है। क्रिया को संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जाता है। क्रिया को सार्थक शब्दों में 8 भेदों में से एक माना जाता है, जैसे खाना, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना। ये सब जो है क्रिया के ही रूप है। क्रिया की परिभाषा: जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना आदि। लिंग वचन तथा कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया का भी रूप बदल जाता है। उदाहरण के लिए, लिंग बदलने पर सुमित पढ़ रहा है, लेकिन स्त्रीलिंग में आ जाएगा नेहा पढ़ रही है। वचन बदलने पर बच्चा दूध पी रहा है, बच्चे दूध पी रहे हैं। कारक बदलने पर राम ने फल खाया, राम को और फल दो। धातु क्रिया का मूल शब्द होता है। जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जा सकता है उसे धातु कहते हैं। यह क्रिया का ही एक रूप होता है। धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं। जैसे कि धातु है बोल, क्रिया हो जाएगी बोलना। घूम धातु है, क्रिया हो जाएगी घूमना। क्रिया के भेद: क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो वाक्य क्रिया सदैव कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। एक उदाहरण द्वारा हम यहाँ समझते हैं। विवेक पुस्तक पढ़ रहा है, जैसा कि इस चित्र में बताया जा रहा है। विवेक कौन है? कर्ता। पुस्तक क्या है? कर्म। क्रिया क्या है? पढ़ रहा है। विवेक, अगर हम कहें विवेक पढ़ रहा है तो आक्रामक हो जाएगी, लेकिन यहाँ पुस्तक जो है कर्म है और कर्म के साथ जो भी क्रिया आती है वह सकर्मक क्रिया हो जाती है। दूसरा उदाहरण है, राम आम तोड़ रहा है। यहाँ राम करता है, आम कर्म है और तोड़ना क्रिया है। आइए अब हम कुछ और चीज़ों के बारे में सकर्मक क्रिया के चीज़ों को समझेंगे। सकर्मक क्रिया में वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसे प्रश्न लगाने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कहलाता है। यदि हमें कभी वाक्य रचना में ये जानना हो कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है तो हम पहले कर्म ढूंढेंगे। अगर कर्म है तो सकर्मक है। उदाहरण के लिए, विवेक क्या पढ़ रहा है? पुस्तक कर्म है, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। राम क्या तोड़ रहा है? आम क्या है? कर्म है, तो ये जो है सकर्मक क्रिया है। इन वाक्यों में एकदम वाक्य जो है हमें क्लियर रूप से समझ में आ रहे हैं, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो जाती है। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित क्रिया। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती या जो क्रियाएं प्रश्न पूछने पे कोई भी हमें उत्तर नहीं दे पाती उसे अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योगेश गाता है। अब यहाँ पर ये योगेश जो है
करता है, गाता है, क्रिया है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगी। पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें पक्षी जो है करता है और उड़ रहे हैं जो क्रिया है, इसमें भी कर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि यह हमें ये एकदम वाक्य क्लियर नहीं है। योगेश गाता है, योगेश क्या गा रहा है ये नहीं पता है हमें, इसलिए ये अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अकर्मक सकर्मक के बारे में एक बार पुनः समझते हैं। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित। अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना होने वाली क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब हम आते हैं, कुछ क्रियाएं अकर्मक या सकर्मक दोनों होती हैं और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जाता है। अब हम और समझने के लिए अकर्मक सकर्मक हम इन वाक्यों को और समझेंगे। जैसे कि है, वह अपना सिर खुजलाता है, सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें पता चल रहा है कि वो अपना सिर खुजा रहा है। क्लियर वाक्य है, क्लियर चीज़ों का पता चल रहा है। उसका सिर खुजलाता है। अब वो मनुष्य किसका सिर खुजला रहा है ये नहीं हमें क्लियर है, यानी वाक्य जो क्लियर नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। मैं घड़ा भरता हूँ, एकदम क्लियर है कि मैं घड़े को भर रहा हूँ, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये हमें वाक्य एकदम क्लियर नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब हम आते हैं कर्म और क्रिया में अंतर क्या है। जब वस्तु व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में कर्म का अर्थ होता है जो क्रिया को सहायता करता है काम करने में। राम घर जाता है, इसमें घर जो है कर्म है। अब हम आगे इसे संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हो सकते हैं वो समझेंगे। संरचना के आधार पर क्रिया के वास्तव में 11 भेद होते हैं, परंतु मुख्यतः 4-5 भेद जो होते हैं वो अक्सर हमारे पोर्शन में आते हैं। नंबर 1 है सामान्य क्रियाएं। इस वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए तुम कूदो, राजू पढ़ो आदि। संयुक्त क्रियाएं जब होती हैं, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं जो है के क्रियाओं के धातुओं के मिल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बिमला स्कूल चली गई आदि। नाम धातु क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं। अभी हम संयुक्त क्रिया को समझने के लिए एक आध और उदाहरण देते हैं। जैसे कि मेरा एक काम कर दीजिए, इसमें 2 वाक्य मिले हुए हैं, 2 धातु है मिली हुई है, 2 वाक्य मिले, इसलिए ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं अगला, नाम धातु क्रिया है। वो तो पता ही चल रहा है, नाम धातु यानी धातु से बनी हुई क्रियाएं। जैसे कि अपना, अपनाना, गरम, गरमाना, ये सारी नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि रचना के आधार पर क्रिया के बाकी भेद जो है। प्रेरणार्थक क्रिया, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे पिलवाया, पिलवाती या खिलाती। इसके और उदाहरण देते हैं। शाहजहां ने मजदूरों से ताजमहल बनवाया, अर्थात बनवाया जो है हम दूसरों से काम करवा रहे हैं। मेरी बहन ने चाय बनवाई, यानी दूसरे से बनाई। तो ये सारी क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। आइए अब हम क्रिया के अंतर्गत एक और क्रिया को समझते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया होती है जब पहली क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया की जाती है। जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तब वह पहली वाली क्रिया जो होती है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि वे सुनकर चले गए, मैं खाना खाकर जाऊंगा आदि। यानी पहली क्रिया हो चुकी है, वे सुनकर चले गए हैं, और दूसरी क्रिया मैं खाना खाकर जाऊंगा। तो इस तरह से ये क्रियाएं होती हैं। अब हम आपको इस पूरी क्रिया के अंतर्गत हमने क्या समझा उसका पुनः प्रत्यय स्मरण करते हैं। स्मरणीय बिंदु हैं किसी काम के करने या होने की सूचना देने वाले पद जो है क्रिया कहलाते हैं।
क्रिया में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के अनुसार बदलाव आते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया होती है जो कर्म के साथ वाक्य बनाती है। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म नहीं होता। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 4 भेद है। पहला है सामान्य भेद। सामान्य भेद वो होता है जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, जैसे तुम अब घर जाओ, एक ही क्रिया घर जाना। और संयुक्त क्रियाएं वो होती हैं जिसमें धातुओं से बने संयुक्त यानी 2 से अधिक क्रियाएं उसमें शामिल होती है, जैसे एक कप चाय पी लो। और दूसरा है आना, जाना, लेना, देना, ये सारे संयुक्त क्रिया में आते हैं। नाम धातु क्रियाएं वो होती हैं जो धातु से बनती हैं, जैसे कि चक्कर और चकराना जो हो जाएगा नाम धातु क्रिया हो जाएगी। झूठ, झुठलाना जो है नाम धातु क्रिया हो जाएगी। और प्रेरणार्थक क्रिया जब हम काम किसी दूसरे से करवाते हैं। अब मुझे ये कहते हुए हर्ष होता है कि ये क्रिया आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और बहुत ही सरल तरीके से इसमें मैंने समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद। अब मैं मिलती हूँ फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद। शुभ दिन।